अच्छा बेटा, आज हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं फेब मार्च 23 वेरिएंट 22। अच्छा, इसका वो नहीं है, मार्किंग स्कीम अब तक नहीं मिली। पेपर भी आपके सामने देखिए, पिक्चर्स हैं। कोई इसका ऑनलाइन कोई पीडीएफ नहीं अवेलेबल है फिलहाल। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा भाई, हमारे पास क्या कहता है, चेंजेस इन यूएस मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज। तो हमारे पास यूएस की फैक्ट फाइल गिवन है, हमारे पास करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का गिवन है जो कि डेफिसिट के अंदर है। उसके बाद import of goods and services $2800 बिलियन है। import from China as a percentage of total import, यानी कि इस 2800 में से 20% कहाँ से आता है? चाइना से। तो अगर मैं इसको 20% लगा दूं यहाँ पे, 2800 इंटू 20%, तो ये आपको कितना हो जाएगा? 280, 280 चार 560, यानी कि 560 जो है, 560 बिलियन जो है वो सिर्फ कहाँ से आ रहा है? वो सिर्फ चाइना से आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आपके पास नेगेटिव में चल रहा है, -2.8%, और इन्फ्लेशन रेट जो है वो आपके पास, उसके भी बेटा हालात खराब है। मतलब इसके इन्फ्लेशन के, सॉरी, हालात बहुत अच्छे हैं। 1.4%, कोई ऐसा इतना बुरा नहीं होता, ये तकरीबन माइल्ड इन्फ्लेशन के आसपास चल रहा है। अच्छा जी, बोलता है बिटवीन 2009 एंड 2019 यूएस रियल जीडीपी इंक्रीज एवरी ईयर। बहुत अच्छी बात है भाई। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ अमंग अदर कॉजेज लो इंटरेस्ट रेट, लैंड रिक्लेमेशन एंड एन इंक्रीज इन द लेबर फोर्स। बोलता है कि भाई यूएसए का जो हमारे पास क्या कहते हैं, रियल जीडीपी अक्सर इंक्रीज हुआ है। किस किस वजह से? इंटरेस्ट रेट कम था, लैंड रिक्लेमेशन हमारे पास चल रही थी, और हमारे पास लेबर फोर्स जो था वो इंक्रीज होता जा रहा था। ठीक है। अच्छा, अब एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, आगे बोलता है द हायर यूएस आउटपुट ब्रॉट अ नंबर ऑफ बेनिफिट बट सम वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब। बोलता है कि इसकी वजह से हमारे पास अब बहुत से बेनिफिट्स हुए हैं, लेकिन कुछ वर्कर्स जो थे उनकी जॉब चली गई थी। दिस वाज बिकॉज व्हाइल सम इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड एंड अदर्स क्लोज डाउन। कुछ इंडस्ट्रीज खुल गई, कुछ बंद हो गई, तो हमारे पास वर्कर्स ना बेचारे वो आगे पीछे होना शुरू हो गए। इनकम ऑल्सो बिकेम वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पोल्यूशन इंक्रीज। तो ये बेटा, ये सारे ड्रॉबैक्स है ना जो हमारे पास नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ के आ रहे होते हैं, और हमारे पास प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास वो चीजें थी। बेटा आप हमसे कांटेक्ट करें, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारी बातें। अब आगे आए। US exports and imports rose over this period. The growth of trade with China, a major trading partner of the US, was affected later in the period by increases in US tariff on some Chinese imports. अच्छा, बोलता है कि जो हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरा साल चलता रहा है, और ओवर दिस पीरियड हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहा, और हमारे पास चाइना के साथ जो ट्रेड होता है उसके अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ आई है। और बोलता है कि एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस का, वो इस डिसीजन की वजह से काफी अफेक्ट हुआ, क्योंकि यूएस ने क्या लगा दिया यहाँ पे? टैरिफ्स। सही है, ऑन कुछ चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर यूएस ने टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से चाइना जो है काफी ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। These increases were expected to change the US current account balance, output and tax revenue. लॉजिकल सी बात है ना, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, या तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है मेजोरिटी केसेस में इंप्रूव होगा अगर आप टैरिफ लगाते हो, क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है तो वो आपका खराब कर देगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, और आपका जो है आउटपुट, जो आपका टैक्स रेवेन्यू, उसको इंक्रीज कर देगा। तो ये ओवरऑल आपके पास कुछ बातें थी जो हमारे पास उसके अंदर आ रही होगी, और आपने उसको लिंक करना होगा। आगे बोलता है द यूएस एक्सपोर्ट्स अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट टू चाइना इंक्लूडिंग आइसक्रीम। यूएसए बेटा एक्सपोर्ट भी बहुत करता है चाइना को, जैसे कि आइसक्रीम वगैरह हो गया काफी ज्यादा। आगे, चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ आइसक्रीम, बाइंग अ थर्ड ऑफ ऑल आइसक्रीम कंज्यूम। बोलता है 1/3 जो है ये चीने खा जाते हैं। Chinese consumers sometimes buy chocolate to eat with ice cream. In 2019 the price of chocolate increased। यानी कि अगर मैं आपको सीधी सीधी से एक बात बताऊं, यहाँ पे उसने क्या इंडिकेशन दी हुई है कि आइसक्रीम एंड चॉकलेट ये दोनों क्या हैं आपके पास? ये दोनों आपके पास है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सही है, ये दोनों क्या हैं आपके पास? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। सही है, तो आइसक्रीम और चॉकलेट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आ गया।
In 2020, US macroeconomic performance changed. The country's price level rose more slowly, largely due to a decrease in consumer expenditure and a reduction in workers' bargaining power. बोलता है कि हमारे पास प्राइस लेवल बहुत कम से इंक्रीज हुई है। इसके दो रीजन पीछे कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या रीजन हुआ है? दूसरा हमारे पास रीजन हुआ है कि एक वर्कर की बार्गेनिंग पावर जो है वो कम हो गई है। बेटा मुझे आइडिया नहीं है, मुझे यही मिला है तो मैं आपको यही करवा रहा हूँ। आगे, द कंट्रीज रियल जीडीपी, द कंट्री, ये वैसे आईसीसीएसई का ही है जी। द कंट्रीज रियल जीडीपी फेल एंड अनएम्प्लॉयमेंट रोज। आपका रियल जीडीपी गिर गया और आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है। These changes influence US macroeconomic policy. US government spending rose significantly as shown in table 1.1. आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो सिग्निफिकेंटली राइज हो रही है, जैसे कि हमारे पास इस टेबल में गिवन है। तो बेटा आप यहाँ पे देखो, आपके पास हाईएस्ट और लोएस्ट को आपने देखना है, और सेकंड हाईएस्ट जो मैंने आपको बातें बताई हुई है, जैसे यहाँ पे देखें आपका लोएस्ट ये रहा, आपका हाईएस्ट ये रहा। ठीक है। अब देखो, एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग राइज हो रही है, इसका मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड भी राइज होना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग राइज हो रही है, इसका मतलब है कि आपका एग्रीगेट डिमांड भी राइज होना चाहिए। और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का मतलब है कि आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट क्या होनी चाहिए? कम हो जानी चाहिए। यही कहानी है ना पूरी। लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल आगे जाके देखो, आप इसको ओवरऑल इस साल के बाद देखो, इस साल के बाद, तो आप देखें यहाँ तक आपकी अनएम्प्लॉयमेंट फॉल हुई है, लेकिन जैसे ही आप 2020 में गए, आपके पास एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट पे भी क्या इफेक्ट आ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट भी आपकी बढ़ना स्टार्ट हो गई है, जो कि एक अनऑर्थोडॉक्स सा और एक बड़ा ही कोई ऑपोजिट सा केस हमारे पास नजर आ रहा है यहाँ पे। सही है। आगे आए। The US Central Bank, the Federal Reserve, announced in September 2010 that it would allow the inflation rate to rise and would not increase interest rate. यानी कि उसने बोला कि भाई हम इन्फ्लेशन रेट को बढ़ने देंगे लेकिन इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएंगे, यानी कि हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज को नहीं लेके आएंगे। तो इससे एक बात की इंडिकेशन है कि ये जो इन्फ्लेशन हमारे पास चल रही है, ये अच्छी वाली इन्फ्लेशन चल रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? माइल्ड इन्फ्लेशन। और इससे मुल्क के अंदर क्या आ रहा होगा? मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है जी। आगे आए। In the past, central banks have aimed to keep the inflation rate low because of the effects that inflation can have on, for example, investment, exports, the distribution of income and tax revenue. बोलता है कि सेंट्रल बैंक ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का आप सोचा हुआ है कि यार हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इसका जो इफेक्ट्स है वो किस किस के ऊपर आते हैं? इसके इफेक्ट्स आपके ऊपर आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, टैक्स रेवेन्यू वगैरह के। The Federal Reserve stated that it wanted to raise economic growth which can increase income per head, employment and tax revenue. बोलता है कि भाई हम लोग जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आना चाह रहे हैं, जिससे हमारा इनकम पर हेड बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगा। तो ये चीजें ओवरऑल केस में बातें डिस्कस हुई हुई है। सही है। अब आगे देखें इसके क्वेश्चंस के ऊपर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यूएस इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना, जो कि हम लोगों ने पीछे ही कैलकुलेट कर ली है, ये रही। सही है। आगे आए। आइडेंटिफाई टू कॉजेज ऑफ द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ यूएस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दो रीजन आइडेंटिफाई कर दो जिसकी वजह से आपकी यूएस के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, आपके पास इतना सारा तीन बातें बताई हुई हैं। आपके पास तीन चीजें कौन कौन सी बताई हुई हैं? सही है। आप इनमें से कोई सी भी दो पॉइंट आउट कर दो, आपको वो मार्क्स दे देगा। तो एक सेकंड जरा रुकिएगा। इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं बेटा, जो केस में लिखा हुआ है वो बताओ। आगे आए। पार्ट सी कहता है एक्सप्लेन वन वे दैट इम्पोर्ट टैरिफ कुड इम्प्रूव यूएस इकोनॉमी। बेटा आप लोगों को मैंने प्रोटेक्शनिज्म के बेनिफिट्स बताए हुए हैं। बोलता है कि एक रीजन बता दो जिससे आपका टैरिफ जो है, बेटा ये नहीं आएगा, जो केस में बात लिखी हुई है उसी को बताएं। आपके पास जो इम्पोर्ट टैरिफ है किस तरह यूएस की इकोनॉमी को इम्प्रूव करेगा, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं भाई, पीपल विल स्विच टू डोमेस्टिक कंजम्पशन।
जब वो डोमेस्टिक कंजम्पशन की तरफ आएंगे उससे आपकी ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, उससे आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा होगा। ये तो मैं एक बेसिक सी बात बता रहा हूँ ना, आपको पूरी चेन खुद डेवलप करनी है। आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो यहाँ पे देखो, जो आप इसको केस से लिंक करो कि जैसा हमारे पास टेबल 1.1 में गिवन है कि आपके पास 6.7% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है, तो वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जब वो कम होगी तो इससे मुल्क में फर्दर मल्टीप्लायर इफेक्ट आना स्टार्ट होगा और फर्दर आपके मुल्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आना स्टार्ट होगा। ठीक है। एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई द यूएस इन्फ्लेशन रेट फेल इन 2020। हमारे पास 2020 के अंदर इन्फ्लेशन रेट क्यों गिर रहा है भाई, दो रीजन बता दो। यहाँ पे उसने लिखे हुए हैं आपको, एक ये रहा, एक ये रहा। इससे बेटा आपकी एग्रीगेट डिमांड कम होती है, आपके पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, इससे आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी, आपकी एग्रीगेट सप्लाई सब इंक्रीज होगी, यानी कि आपके पास कॉस्ट पुश नहीं आ रही होगी। सही है, कॉस्ट पुश आपके पास नहीं आ रही होगी, तो आपने इन दोनों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आपको यहाँ पे वो मार्क्स दे दें। अच्छा जी, पार्ट ई कहता है draw a demand and supply diagram to show the effect of an increase in the price of complement on the market of ice cream। मैंने शुरू में ही पॉइंट आउट किया था, ये रहा कि आइसक्रीम और चॉकलेट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो बोलता है कि यार अगर मेरे पास आइसक्रीम की प्राइस बढ़ जाती है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ, अच्छा सॉरी, अगर मेरे पास चॉकलेट की प्राइस बढ़ जाती है तो उससे आइसक्रीम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे जरा डायग्राम को देखो, इधर आप लिखेंगे प्राइस ऑफ, प्राइस ऑफ आइसक्रीम, और यहाँ पे आप लिखोगे क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम। ठीक है। अब उसने बोला कि भाई अगर चॉकलेट की प्राइस बढ़ेगी तो उससे आपके इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा। सीधे सीधे सा आपने यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई बनाया, यहाँ पे आ गई डिमांड, यहाँ पे आ गई सप्लाई, इक्विलिब्रियम ई, क्वांटिटी क्यू, प्राइस लेवल पी। ठीक है। अब सुने, जब आपके पास बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या बोलता है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन टू कमोडिटीज, कि अगर आपके पास गुड एक्स की प्राइस बढ़ेगी तो गुड वाई की डिमांड कम हो जाएगी। सही है। तो अगर बेटा आपके पास चॉकलेट की प्राइस इंक्रीज हो रही है, अगर आपके पास चॉकलेट की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो आइसक्रीम की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा भाई, आइसक्रीम की डिमांड कम हो जाएगी। कम करके दिखा दो। सही है, डी से डी1, इक्विलिब्रियम ई से ई1, आपके पास बेटा क्वांटिटी कम हो गई और आपके पास प्राइस पे भी क्या इफेक्ट आ रहा है, प्राइस लेवल भी आपके पास कम हो चुका है। समझ में आती है बात, ये कहानी आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, बस दो दो मार्क के आपने यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड में डायग्राम किसकी बनेगी बेटा, उसने बोला ना आपको। किसकी बनानी है आपने, आइसक्रीम की बनानी है ना। आगे आओ, एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखें, वैसे हमारे पास रिलेशनशिप क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, यानी कि ओवरऑल हमारे पास रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, नेगेटिव। यही चल रहा है ना, ओवरऑल रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। ये हमारे पास है 5 मार्क का। तो आपने उसको बताया कि देखिए वैसे तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, because government spending will increase aggregate demand in return will increase production for goods and services, and to create, to produce more goods and services, more people will be hired, resulting in a fall in unemployment rate। ठीक है। लेकिन इस ईयर को देखो, 2020, 2020 के अंदर हमारे पास केस ऑपोजिट चल रहा है। हमारे पास ऑपोजिट केस क्या चल रहा है कि हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ रही है, साथ ही साथ एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट्स हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ रही है, साथ ही साथ बेटा मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट में भी क्या इफेक्ट आ रहा है, आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट भी राइज हो रहा है। तो आपको इसके पीछे एक रीजन बताना पड़ेगा। आपको कोई भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास केस वेस लिखा हुआ होगा। सही है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंज्यूमर की वर्कर की बार्गेनिंग पावर वीक है, इसको बता दो थोड़ा सा। सही है, इसके साथ लिंक कर दो। तो आप इसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना होगा कि भाई हमारे पास ये देखो 2-3 केसेस चल रहे हैं, और हमारे पास वैसे तो ओवरऑल एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है और नेगेटिव ही होना चाहिए, लेकिन ईयर 2020 के अंदर वो नेगेटिव नहीं है बल्कि वो पॉजिटिव में चला है। कोई मसले वाली बात तो नहीं है।
आगे बढ़ जाऊं बेटा? चले जी। डिस्कस वेदर और नॉट अ सेंट्रल बैंक शुड एम फॉर लो इन्फ्लेशन रेट। बेटा ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अक्सर बताया हुआ है कि किसके साथ लिंक होके आता है? माइल्ड इन्फ्लेशन के साथ। माइल्ड इन्फ्लेशन, मल्टीप्लायर इफेक्ट, यहाँ पे आपने पूरी की पूरी कहानी ना मल्टीप्लायर इफेक्ट की लिखनी है। तो बेनिफिट के अंदर कौन आ जाएंगे? बेनिफिट्स के अंदर आ जाएगा मल्टीप्लायर इफेक्ट। देखो यार ये भी हो गया वो भी हो गया, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, छोटा है। आपने बोला जी देखो भाई, फॉरन अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, मुल्क में प्रोडक्शन आनी स्टार्ट हो गई, एक्सपोर्ट होना स्टार्ट, ये तो वो। आपने पूरा माइल्ड इन्फ्लेशन के बेनिफिट्स के अंदर बात कर दी। जब अगेंस्ट में आप जाएंगे, इन दी एंड बेटा, जब भी आपके पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है या कुछ भी बढ़ता है, तो इन दी एंड विल लीड टू इन्फ्लेशन। तो आपको ये बात बतानी है कि दिस विल इवेंचुअली लीड टू इन्फ्लेशन। अगर यूएस के पास फर्दर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, यूएस माइट फेस हाइपर इन्फ्लेशन वेरी सून। तो उससे फिर रिकवर करना यूएस के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। प्लस जब इन्फ्लेशन रेट आपके पास बढ़ता है, इसका मतलब है कि ओवरऑल प्राइस लेवल बढ़ना। जब ओवरऑल प्राइस लेवल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इससे एक्सपोर्ट पे भी तो इफेक्ट आएगा ना, आपकी एक्सपोर्ट्स गिरना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये आपके पास है पॉजिटिव ड्रॉबैक्स जी। कंक्लूजन की जरूरत नहीं होती। डिस्कस वाला क्वेश्चन है, टू साइडेड जाएगा। डिस्कस वेदर और नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ बेनिफिट्स एवरीवन इन द यूएस। अगर आपके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो उससे क्या हर बंदा यूएस के अंदर जो बैठा हुआ है उसको बेनिफिट होगा? तो बेटा आपके पास जो लास्ट चैप्टर था नोट्स के अंदर, पॉपुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स लिखे हुए हैं। बेनिफिट्स क्या क्या थे कि आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट आती है, आपके मुल्क में एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है। ये सारे बेनिफिट एक साइड पे आ गए। लेकिन अगर आप ड्रॉबैक की तरफ बात करें, यहाँ पे बेटा एक बात उसने लिखी हुई थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में। सही है। और किसके बारे में? तो बेटा जब आपके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा, मोर इंडस्ट्रीज आपके पास सेटअप होंगी, मोर फैक्ट्रीज आपके पास सेटअप होंगी, तो लॉजिकल सी बात है ना, आपके पास पोल्यूशन तो इंक्रीज होगा ना, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होंगी, इनकम विल बी मोर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिकॉज अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। समझे? और फिर यहाँ पे उसने एक स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में बात लिखी हुई है कि इंडस्ट्रीज चेंज हो रही हैं, आप चेंज कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज किस किस तरीके से आपके पास काम करेंगी। तो आपने उस हिसाब से भी लिंक करना होगा कि यार देखिए हम लोग इंडस्ट्रीज को चेंज कर रहे हैं, तो उससे हो सकता है कि हर बंदा स्पेशलाइज ना हो, विच कैन लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। समझे बात को? तो आपको एटलीस्ट तीन तीन पॉइंट्स बताने हैं, प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होगा। कोई मसले वाली बात तो नहीं है। तो बेटा ये आपकी पूरी डेटा रिस्पॉन्स था, सेक्शन ए था फेब मार्च वाले पेपर का। आगे बढ़ जाओ। मैं यहाँ पे पॉइंटर्स नहीं लिख रहा, आप लोग पास पेपर करने बैठे हुए हो, आप लोगों के पास तो इतनी सेंस होनी चाहिए कि आप लोगों के पास नोटबुक और पेंसिल वगैरह हो, तो आप लोग खुद इन चीजों को पॉइंट आउट करते रहें। ठीक है? ये पेपर मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, तो इसको वहां से भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, सेक्शन बी के ऊपर आए। Vietnam has a high number of female entrepreneurs. Some of their firms have grown and now compete with foreign multinational companies and public sector firms. The Vietnamese government encourages MNCs to locate in Vietnam as a host country. बोलता है कि आप वियतनाम के अंदर आओ एज अ होस्ट कंट्री। सही है, हम आपकी होस्ट कंट्री बनते हैं, आप हमारे पास बेटा हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं सवाल। वियतनाम में आप आए, हम आपकी होस्ट कंट्री बनते हैं, हम आपको बेनिफिट देंगे। इट ऑल्सो इंटरवीन्स इन द इकोनॉमी टू encourage द कंजम्पशन ऑफ merit गुड। आइडेंटिफाई टू रीजंस व्हाई पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर्स जी। बेटा 4 मार्क के लिए ग्राफ की जरूरत नहीं होती। सही है, आप एंटरप्रेन्योर क्यों बनते हो भाई? आप ओन बॉस होते हो, आप फ्रीडम ले रहे होते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मनी, प्रॉफिट। ठीक है? दो बातें आपने बतानी है बस। बेटा उसने आपसे हाँ लिख सकते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी लिख सकते हैं। आगे आओ। आइडेंटिफाई टू बेनिफिट्स दैट एन एमएनसी कैन ब्रिंग इन द होस्ट कंट्री। बेटा दो बेनिफिट्स आपके पास कौन कौन से होते हैं? आपके मुल्क में वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है, आपकी गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू दे सकता है। अब इसको एक्सप्लेन करो कि जब एमएनसी आएगा
दुकान लगाएगा, उसको लोग चाहिए होंगे काम करने के लिए, हायर किसको करेगा, लोकल बंदों को हायर करेगा, तो मुल्क में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, हमारे पास जो है इनकम लेवल जनरेट होगी, खत्म। 2 मार्क मिल गए। गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, गवर्नमेंट टैक्स को फर्दर आगे स्पेंड करेगा लोगों के वेलफेयर के लिए, 2 मार्क यहाँ पे मिल गए, 4 मार्क खत्म। एनालाइज हाउ अ गवर्नमेंट कुड encourage द कंजम्पशन ऑफ मैरिड गुड। बेटा मैंने आपको 3 बातें बताई हुई हैं, आप कोई सी भी 2 लिख दो, और मेरे हिसाब से 2 जो यहाँ पे आनी चाहिए वो सब्सिडी और एडवर्टाइजिंग। वजह ये है कि आप इनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, सही है, एटलीस्ट 2, 3 भी लिख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन मिनिमम 2 तो लिखनी ही लिखनी है। डिस्कस whether or not private sector firms are likely to charge lower prices than public sector firms। अच्छा, अब यहाँ पे आपने पब्लिक वर्सेस प्राइवेट के बारे में बताना है कि यार ये लोग कम प्राइस क्यों चार्ज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप प्राइवेट सेक्टर वाला कम प्राइस क्यों चार्ज करेगा, भाई सबसे पहले बेनिफिट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से वो आपको कम प्राइस लेवल चार्ज करेगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम आती है, तो ओवरऑल उसी को फायदा। आप और कम क्यों प्राइस चार्ज करेंगे, क्योंकि आपके पास कंपटीशन चल रहा है। आपके पास कंपटीशन चलेगा तो आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा ना कस्टमर को। जब आप कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, आप इसके अंदर फॉरेन कंपटीशन की भी बात कर सकते हो, लोकल डोमेस्टिक कंपटीशन की भी बात कर सकते हो। कस्टमर को आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लॉजिकल सी बात है भाई, आपके पास जो है वो लोग आपके पास आना स्टार्ट होंगे, सही है। अच्छा, फिर आप बोलेंगे नहीं, लाजमी नहीं है कि ये कम प्राइस ही चार्ज करें, क्यों, हो सकता है कि भाई ये मोनोपोली बना हुआ हो, तो ये उस पॉइंट पर तो कम प्राइस चार्ज नहीं करेगा ना भाई, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, अब फर्दर आप यहाँ पे बोलेंगे कि क्या पता उसको डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल हो रहा हो, तो भाई हो सकता है वो ज्यादा प्राइस लेवल चार्ज कर ले। अब पब्लिक सेक्टर के ऊपर है, पब्लिक सेक्टर यूजुअली कम प्राइस क्यों चार्ज करता है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर, इसका ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस देना, सही है। तो ये रिच पुअर दोनों को इक्वल सर्विस दे रहा होगा, इक्वल अमाउंट पे पैसे दे रहा होगा, और सारी का अक्सर तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। हाउएवर क्वालिटी इज बैड, क्वांटिटी ज्यादा होती है, क्वालिटी खराब होती है, ये चीजें आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो ओवरऑल बेटा जो हमारे पास बेस्ट, मतलब अगर मैं दोनों में से कंपेयर करूँ कि कौन बंदा कम प्राइस चार्ज करेगा, तो वो गवर्नमेंट ही है, लॉजिकल सी बात है, प्राइवेट वाला कभी भी आपको कम बंदे पैसे चार्ज नहीं करेगा, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं बेटा। In 2019, India became the world's largest producer of sugar. Sugarcane is grown in the country by a large number of mainly low-income farmers. They sell sugarcane to mills, which process the sugarcane into sugar. Processing the sugarcane is more capital intensive than growing it. The Indian government sets minimum price for sugar cane and subsidizes the export of sugar. डिफाइंड मिनिमम प्राइस, बेटा मिनिमम प्राइस वो होती है जो आपके प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लग रही होती है। इट इज इम्पोज अबव द इक्विलिब्रियम। इट इज एन इंसेंटिव फॉर प्रोड्यूसर्स एंड यूजुअली फॉर फार्मर्स टू सिक्योर देयर इनकम, सही है। एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस ऑफ लो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन। भाई आपके पास क्वांटिटी ज्यादा बनती है, आपके पास क्वालिटी अच्छी रहती है, आपके पास चांसेस ऑफ मिस्टेक्स कम हो जाते हैं, सही है, आपके पास यूनिफॉर्म क्वालिटी रहती है, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। कोई से भी 2 को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर। एनालाइज व्हाई लो इनकम फार्मर्स आर लाइकली टू हैव लो लिविंग स्टैंडर्ड्स। बेटा ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला चैप्टर है, वापस से। अब उसके अंदर इतनी 50 बातें लिखी हुई है भाई, इनके पास एजुकेशन नहीं होती, इनके पास इनकम नहीं होती, इनके पास हेल्थ केयर नहीं होता, पीने का पानी नहीं होता, खाने के लिए सही खाना नहीं होता, रहने के लिए जगह नहीं होती, इसके अलावा मेडिकेशन इनको नहीं मिलती, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, इनके पास नॉलेज नहीं होती। 10 बातें मैंने आपको बता दी हैं, आप कोई सी भी 3 यहाँ पे लिख दो। बच्चे स्कूल नहीं जाते तो सारी जिंदगी वो खेती बाड़ी करते रहते हैं, पढ़ा लिखा होता नहीं, उनका दिमाग छोटा होता है, स्किल्स नहीं होते। कितनी बातें मैंने बैठे बैठे कोई 12-15 बातें बता दी, कोई सी भी 3 लिखते हैं यहाँ पे। डिस्कस वेदर और नॉट गवर्नमेंट सब्सिडी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर विल हेल्प इट अचीव इट्स मैक्रो इकोनॉमिक एम्स। बेटा मैं यहाँ पे प्रिफर करूंगा कि डायग्राम बनाए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में एग्जांपल देनी है, फिर उसे डिस्क्राइब करना है, जैसे परचेजिंग है टेक्निकल। एग्जाम्पल दे दो, हाँ दे दो एग्जाम्पल, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पे टेक्निकल की बात करेंगे ना, अगर आप कैपिटल इंटेंसिव की बात कर रहे हैं।
बोलता है कि सब्सिडी की वजह से आपके एक्सपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि ड्रॉ डायग्राम। आप यहाँ पे पहले सब्सिडीज को डिफाइन करें, सब्सिडी से क्या होता है, फिर आप बोलेंगे कि देखो इससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। अब यहाँ पे आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो उससे क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट राइज होना स्टार्ट होगा, जिससे आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में जाना स्टार्ट हो जाएगा। पहली बात आपने ये बता दी, ठीक है। अच्छा, और बात सुने, जब आपके पास लोकल चीज सस्ती होगी तो लोग डोमेस्टिक की तरफ स्विच करेंगे, और डोमेस्टिक कंजम्पशन आपकी इंक्रीज होगी, जिससे आपका एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा, मुल्क में आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेवल आना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी करेंसी एप्रिशिएट होगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ करेंसी बढ़ेगी ना, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, इनको लिंक करना आपकी जिम्मेदारी है। हाउ एवर, आपके पास जब मुल्क में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो उसका मतलब क्या है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, विल इवेंचुअली लीड टू इन्फ्लेशन। आप बोलेंगे कि सब्सिडी इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, तो हो सकता है कि दूसरी कंट्रीज माइट रिटालिएट इन रिटर्न, तो रिटालिएशन का आपके पास ड्रॉबैक आ जाएगा यहाँ पे। सही है जी। बेटा उसको छोड़े ना, एप्रिसिएट होगी तो एक्सपोर्ट गिरेगी, अभी तो हम लोग एक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, सुना तो चेन ही चलती रहती है। जी बेटा, ग्राफ के अंदर सप्लाई इंक्रीज होगी आप। Safia Ali became the first female doctor in Turkey in 1923. By 2020, 40% of Turkish doctors were women. Over this period, labor productivity increased. Turkey also experienced advances in technology, a change in the current account balance of balance on its balance of payment, and a significant increase in the size of population. Identify two causes of an increase in the labor productivity. भाई लेबर को आपने ट्रेन कर दिया, उसको मोटिवेट कर दिया, आउटपुट बढ़िया, खत्म हो गई बात। Explain two reasons why someone may choose to become a doctor. दो रीजन बताएं भाई। लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए होती है, जिसको हम लोग सेल्फ स्टीम बोलते हैं। पैसा, लॉजिकल सी बात है भाई, खत्म। Analyze how advances in technology may improve the current account balance on the country's balance of payment. बेटा जब आपके पास, हाँ डिमांड की भी बात कर सकते हैं, डिमांड ऑफ डॉक्टर ज्यादा है। अच्छा बेटा बात सुने, आपके पास जो मशीन्स है वो किस तरह आपके करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करेगा। आपके पास सबसे पहले तो आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो, बेटा बेसिक से पॉइंट्स है, कोई घिसे पिटे वापस से आते आ रहे। क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्वांटिटी इंप्रूव होगी, सही है। चांसेस ऑफ मिस्टेक आपके पास कम होंगी। आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, जिससे आपकी प्राइस कम होगी एक्सपोर्ट वाली, और आपका एक्सपोर्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। लॉजिकल सी बात है ना, सीधा सीधा बताओ। अब ये आपने पूरी कहानी बता दी। अब ये एनालाइज वाला है तो इसके नाम नेगेटिव पॉइंट जो है ना इतने जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक आधा लिख दो। एक आधा आप क्या लिख सकते हो, कि हो सकता है कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आप अगर अपनी कॉस्ट को इनिशियली रिकवर करने जा रहे हो तो क्या पता शुरू के अंदर आप अपनी प्राइसेस बढ़ा दो, जिससे एक्सपोर्ट्स के ऊपर इफेक्ट है। लेकिन ये 6 मार्क वाला है, इसके अंदर आपको नेगेटिव जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ वैसे ही बता रहा हूँ। Discuss whether or not a country with high population growth rate is likely to experience high economic growth. ये तीसरी बार पॉपुलेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला चीज रिपीट हो रही है। तो अब आप यहाँ पे बताएंगे कि यार अगर आपके पास बेनिफिट्स ऑफ हाई पॉपुलेटेड कंट्रीज, वहां पे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है बेनिफिट्स ऑफ हाई पॉपुलेशन। आपके मुल्क में नए बच्चे आते हैं, आपके मुल्क में यंग लेबर फोर्स ज्यादा होती है, आपके मुल्क में आर्मी बढ़ सकती है, आपके मुल्क में टेक्नोलॉजिकल, आपके मुल्क में सॉरी एडवांसमेंट आ सकती है। जितना दिमाग होगा उतना अच्छा, अच्छी बात है भाई। ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा होगा, ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगी, ज्यादा प्रोडक्शन आपके पास हो रही होगी, विच विल इवेंचुअली लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। हाउएवर, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही बेटा, इससे डिपेंडेंसी इंक्रीज होती है, आपका जीडीपी पर कैपिटा गिरता है। आपके मुल्क में आबादी बढ़ती जा रही है, खाने के लिए रोटी नहीं है आपके पास, आप क्या करोगे भाई, आप तो भूखे मर जाओगे। इस तरह अफ्रीका के अंदर हो रहा है। वो तो बेटा बेनिफिट्स की आप बात कर सकते हो, लेकिन कैपिटल गुड का भी इसके साथ कोई लिंक नहीं है। अच्छा अब इंडिया को देख लो, पाकिस्तान को देखो, कराची को ही देख लो, 3-4 करोड़ आबादी हो गई, सड़कों पे लोग पड़े हुए हैं भाई, एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं लोग, अजीब मामला हुए हुए हैं यहाँ पे। तो यही तो मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लेकिन जॉब नहीं है तो आप पागल हो जाओगे, समझे। हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ आप नहीं, अभी नहीं जा सकते, छोड़े उसको। सर्बिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ raspberries, अ प्रोडक्ट विद इलास्टिक डिमांड। ठीक है भाई। Consumers experience the economic problem when buying raspberries. Few raspberry farms workers
are members of trade union. Membership of trade union in Serbia had fallen to 20% of all workers by 2020. In that year, Serbia had more state prisoners than workers. बोलता है कि हमारे पास डकैत ज्यादा थे एज कम्पेयर टू वर्कर्स। स्कार्सिटी की आप बात कर सकते हैं, ज़रा स्कार्सिटी आई है आपके पास। तो कहता है भाई डकैत ज्यादा है, लेबर कम है, तो क्या हालत होगी सर्बिया की। अब यहाँ पे आए, टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आइडेंटिफाई करना है बेटा। टाइम पीरियड की बात कर सकते हो। अब बेटा आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। नीड फुलफिल करने के लिए इम्पोर्ट, हाँ सही है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कौन से डिटर्मिनेंट्स है भाई? नेसेसिटी, लग्जरी, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, टाइम पीरियड, कोई से भी दो के नाम लिख दो। एक्सप्लेन हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिजल्ट इन कंज्यूमर हैविंग टू मेक चॉइसेस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है बेटा? स्कार्सिटी। और चॉइसेस क्या होती हैं आपके पास? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बोलता है स्कार्सिटी की वजह से आप किस तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर जाते हो। क्या आपको पूछ रहा है, एक्सप्लेन करो बेसिक यार, ये तो बिल्कुल नर्सरी वाली बात कर दी इसने। एनालाइज व्हाई सम वर्कर्स डिसाइड नॉट टू ज्वाइन ट्रेड यूनियन। बेटा 3 रीजन आपने बताने हैं। सबसे पहले आप बोल सकते हो क्या पता कि उनकी मेंबरशिप फी बहुत ज्यादा हो। मेंबरशिप फी क्या पता ज्यादा हो, तो वर्कर्स क्या पता अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। अब इसने बोला है कि मैंने 20% से कम कर दी है, मैंने 20% से कम कर दी, क्या पता वो भी ना अफोर्ड कर पा रहे हो भाई। अगर आईफोन 14 3.5 लाख का फोन है और उसने 3 लाख का कर दिया, तो क्या मैं अफोर्ड कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना। तो वो डिपेंड करता है ना बंदे टू बंदे के ऊपर। अच्छा, फिर बहुत अच्छा पॉइंट, रिलेशन खराब हो जाते हैं। रिलेशन टेरियोरेट हो जाते हैं विद एम्प्लॉयर। और बताएं एक और पॉइंट जल्दी से। स्ट्राइक की वजह से बुरा नाम, इमेज ऑफ वर्क फोर्स, इमेज खराब हो जाती है, स्ट्राइक का मसला आ जाता है। रिडंडेंसीज का खौफ कि यार मुझे निकाल ही ना दे भाई कहीं, रिडंडेंसीज का खौफ। आगे, डिस्कस वेदर और नॉट अ गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी इट। ओ सॉरी, प्रिजनर नहीं है, पेंशनर्स है। सॉरी 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 सॉरी, पूरा पॉइंट ही गलत हो गया यार, मैं प्रिजनर समझा। अच्छा यहाँ पे बेटा स्टेट पेंशनर्स की बात हो रही है। डिस्कस वेदर और नॉट गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द अमाउंट गिवन टू स्टेट पेंशन। बापों को पेंशन दे रहे हैं, तो बापे जो पेंशन ले रहे हैं वो भाई फर्दर स्पेंडिंग करेंगे, उनके पास पैसा वगैरह होता नहीं है, खर्चे के अंदर यूज होगा। दूसरा बेनिफिट क्या है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे वो, डिपेंडेंसी नहीं होगी, तो भाई वो फर्दर आगे स्पेंडिंग करेंगे अपने बच्चों पे या किसी गवर्नमेंट पे और किसी बंदे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, उधार वगैरह नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे। अच्छा, फिर वही वाली बात है बेटा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, मुल्क में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रही होती है, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी। हाउ एवर द मनी गिवन बाय गवर्नमेंट टू स्टेट पेंशन बाबे इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर गवर्नमेंट। यही पैसा गवर्नमेंट कैन यूज समवेयर एल्स, गवर्नमेंट कैन डेवलप स्कूल्स, गवर्नमेंट कैन कंस्ट्रक्ट रोड्स, गवर्नमेंट कैन कंस्ट्रक्ट रेलवे, 50 चीजें कर सकती है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन गवर्नमेंट। तो जब वो गवर्नमेंट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होंगे, तो बेटा गवर्नमेंट को कमाना भी तो पड़ेगा ना, अपनी जेब से थोड़ी देगी। which can lead to a further increase in tax rate by government in order to support these babas. Burden on unemployment benefit will fall, will save government expenditure. हाँ ये भी आप कह सकते हैं, सही है। तो ये बेटा आपने बेनिफिट एंड ड्रॉबैक के ऊपर दोनों पे बातें लिखी हैं, ठीक है, कोई मसले वाली बात तो नहीं है।